नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और ये लेक्चर सीरीज आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को हमने शामिल किया है। और आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल राज्य। अंग्रेजों ने अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया, और बंगाल राज्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है और इन्हें विथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किसने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, तो इसे हम समझ लेते हैं। ये भारत का एक रफली मैप बना लेते हैं और यहां पर एक राज्य था बंगाल। ये बंगाल राज्य था जिसमें वर्तमान का बांग्लादेश, इसमें वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इतना बड़ा बंगाल राज्य था। और सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल में अपना नियंत्रण स्थापित किया। जैसा कि कल हमने बताया था कि ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये एक प्राइवेट कंपनी थी और ये कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित होती है और 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इसे आधिकारिक रूप से भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर देती हैं। और फिर ये कंपनी भारत के साथ व्यापार करने लगती है। जैसा कि कल हमने बताया था कि 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन हाकिंस आया था और वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया और उसने जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की थी। और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कारोबार करना शुरू कर देती है, व्यापार करना शुरू कर देती है। 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 150 सालों तक भारत के साथ केवल व्यापार करती है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 150 सालों में भारत की एक एक आंतरिक स्थिति को, हमारे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं हमारे देश के, वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी बखूबी समझ गई थी। और इस समय भारत में जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो रहा था, क्योंकि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य थे, अर्थात औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह हुए वो अयोग्य थे। और इसी दौरान अयोग्य मुगल बादशाहों के कार्यकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विघटन हुआ और केंद्रीय सत्ता का पतन शुरू हो गया और छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयां अस्तित्व में आईं। और ये राजनीतिक इकाइयां, छोटे छोटे शासक ये आपस में संघर्ष करते थे। इसी कमजोरी का, इसी आपसी फूट का फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया और इसी प्रक्रिया के तहत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। तो बंगाल के बारे में हमें यह समझना है, बंगाल एक मुगल सूबा था। मुगल सूबा, सूबा मतलब प्रांत। तो जो मुगल साम्राज्य था, मुगलों का एक सूबा था, मुगल साम्राज्य का हिस्सा था बंगाल। तो मुगल बादशाहों ने एक जो योग्य मुगल बादशाह थे, जैसे अकबर हुआ, हुमायूं हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां, औरंगजेब तक, बाबर से लेके औरंगजेब तक के मुगल बादशाहों को योग्य मुगल बादशाह माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इनके समय में केंद्रीय सत्ता का और विस्तार हुआ, पतन नहीं हुआ। इसलिए इन मुगल बादशाहों को योग्य मुगल बादशाह माना जाता है। और इनका मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था कि मुगल साम्राज्य सूबा अर्थात प्रांतों में बटा हुआ था। तो मुगल बादशाह क्या करते थे कि प्रत्येक सूबा में 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। एक होता था सूबेदार और एक दीवान। प्रत्येक सूबा में मुगल बादशाह 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, एक सूबेदार और दूसरा दीवान। सूबेदार के नियंत्रण में सेना होती थी और ये उस सूबा में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता था। दीवान ये उस राज्य का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता था, अर्थात ये लगान वसूलने का काम करवाता था। उस राज्य से जितना टैक्स आना है, टैक्स वो सब दीवान के पास आता था और दीवान मुगल बादशाह के पास भेजता था। तो एक के पास सेना है, पैसा नहीं, दूसरे के पास पैसा है लेकिन सेना नहीं। और ये सूबेदार और दीवान के पद पर किसी भी सूबा में इन 2 पदाधिकारियों की पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी जिनकी आपस में बनती ना हो।
ताकि ये मिलजुल कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना न कर लें। इसी दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति मुगल साम्राज्य में एक छोटे से पद से उच्च पदों पर पहुंचता है जिसका नाम है मुर्शिद कुली खान। तो 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है औरंगजेब की। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बना दिया और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इनके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, वो शासन प्रशासन पर विशेष ध्यान नहीं देते थे। तो 1717 ईस्वी में एक दूसरी घटना घटित हुई और इस दौरान मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने क्या किया कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल की सूबेदारी भी दे दी। अर्थात जो मुगल बादशाह होते थे वो एक व्यक्ति को सूबेदारी देते थे और किसी दूसरे व्यक्ति को दीवानी सौंपते थे। और बंगाल राज्य के संबंध में क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के पास सूबेदारी का अधिकार और दीवानी का अधिकार दोनों आ गए। अब उसके पास सेना भी है और पैसा भी है। अब बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां हो गई मुर्शिद कुली खान के लिए कि वो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है और मुगल बादशाह भी अयोग्य हैं। तो 1700 में दीवान बना, 1717 ईस्वी में सूबेदार बना। अब मुर्शिद कुली खान के पास सूबेदारी भी है, दीवानी भी है और ये क्या करता है, इसी दौरान बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लेता है। अर्थात बंगाल में टैक्स जो आता था उस टैक्स को भेजना बंद कर दिया मुगल बादशाह के पास। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। और फिर इसके बाद 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है और मुर्शिद कुली खान का जो उत्तराधिकारी बनता है, अर्थात मुर्शिद कुली खान जैसा कि हमने बताया 1700 ईस्वी में दीवान बना, 1717 ईस्वी में सूबेदार बना और 1727 ईस्वी तक ये दीवानी और सूबेदारी दोनों पदों को ग्रहण करते हुए अर्थात बंगाल के पहले नवाब के रूप में काम करता है मुर्शिद कुली खान 1727 ईस्वी तक। 1727 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका उत्तराधिकारी बनता है सुजाउद्दीन। ये 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में काम करता है। फिर इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो है सरफराज। सरफराज 1739 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में काम करता है। सरफराज जब बंगाल का नवाब था, इसी दौरान जो आज वर्तमान का बिहार है, इस बिहार क्षेत्र का जो नायब सूबेदार था वो था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने क्या किया, बंगाल में अपने ही नवाब सरफराज की हत्या करके खुद नवाबी प्राप्त कर ली। तो अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है 1740 ईस्वी में और ये 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थीं। तो इसका एक नाती था जिसका नाम है सिराजुद्दौला। इसके पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब बनता है 1756 ईस्वी में और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शायद आप समझ गए होंगे बंगाल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा कि मुर्शिद कुली खान 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनता है, 1717 ईस्वी में सूबेदार बनता है और जब दीवानी सूबेदारी दोनों इसके पास आ जाती है तो बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर लेता है और 1727 तक ये नवाब के रूप में शासन करने लगता है और 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो उत्तराधिकारी बनता है वो सुजाउद्दीन बनता है। 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज बनता है। 1739 से 1740 तक सरफराज की हत्या बंगाल के नायब सूबेदार ने कर दी अलीवर्दी खान ने और अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बन जाता है 1740 से 1756 ईस्वी तक और अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी बनता है सिराजुद्दौला 1756 से 1757। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन है, किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो इस बात को समझ लेते हैं। ये जो बंगाल राज्य था जिसकी अभी हमने चर्चा की, बंगाल की राजधानी ढाका थी। ढाका जो आज बांग्लादेश की राजधानी है। अर्थात वर्तमान का जो बंगाल, जो इस समय जिस समय की हम बंगाल की चर्चा कर रहे हैं, इस बंगाल में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी राज्य शामिल थे। बहुत बड़ा प्रांत था, बहुत संपन्न प्रांत था। अब बंगाल की राजधानी ढाका थी और बंगाल में एक शहर को बसाया था अकबर ने, जिसका नाम है मकसूदाबाद। ये आपसे जीडी में पूछा गया था। बंगाल में मकसूदाबाद शहर को किसने बसाया था, विकसित किया था? तो मकसूदाबाद को विकसित किया था अकबर ने। और जब बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान स्थापित करता है, तो मुर्शिद कुली खान क्या करता है, मकसूदाबाद का नाम बदलकर मुर्शिदाबाद कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि बंगाल की राजधानी ढाका थी, बंगाल में एक नगर को बसाया अकबर ने जिसका नाम है मकसूदाबाद, और फिर बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने स्थापित करता है। मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, मकसूदाबाद को और एक अच्छे नगर के रूप में बसाना शुरू किया और इसी को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। तो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने स्थानांतरित की? मुर्शिद कुली खान ने। इसका प्राचीन नाम क्या था? मकसूदाबाद। मकसूदाबाद किसने बसाया? अकबर ने। ये जीडी में पूछा जा चुका है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि बंगाल का नवाब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम क्या करता है, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। सरफराज, जैसा कि हमने बताया, इसका जो कार्यकाल रहा बंगाल के नवाब के रूप में 1739 से 1740 तक इसने शासन किया। मीर जाफर, इसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहते हैं, ये सिराजुद्दौला का सेनापति था और इसी के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित होता है अंग्रेजों से और मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। इसका कार्यकाल नवाब के रूप में रहा 1757 से 1760 ईस्वी तक। तो सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर 1757 से 1760। इसके बाद मीर कासिम 1760 में बंगाल का नवाब। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को उसके पद से, जब अंग्रेजों ने अपने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठाया, तो मीर जाफर से अनावश्यक धन की मांग करना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। एक समय ऐसा आएगा मीर जाफर मना कर देगा, तो अंग्रेज क्या करेंगे, मीर जाफर को हटाकर बंगाल के नवाब के पद पर मीर कासिम को बिठा देंगे। तो मीर कासिम बंगाल के नवाब के रूप में काम करेगा 1760 से 64। बक्सर के युद्ध में ये पराजित हो जाएगा और फिर इसका उत्तराधिकारी नजमुद्दौला बनेगा। सिराजुद्दौला का बंगाल के नवाब के रूप में कार्यकाल रहा 1756 से 1757। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या रहा। तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं इनके कार्यकाल के बारे में। ये 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब बनते हैं और ऐसा कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि जून 1756 का समय था और अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल के कलकत्ता में एक किला बनवाया था जिसका नाम था फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला में अंग्रेजों ने क्या किया कि तोपें लगवाना शुरू कर दिया। ये बात जब सिराजुद्दौला को पता चली कि कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने किला बनवाया है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, और ये कलकत्ता बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है और बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला, अंग्रेजों ने कलकत्ता के किले में तोपें लगवाना शुरू कर दिया है। तो सिराजुद्दौला नवाब था इस समय, ये अपनी खबर भिजवाता है अंग्रेज अधिकारियों के पास फोर्ट विलियम में कि आप भारत में व्यापार करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर किलेबंदी कर रहे हैं और उन किलों में तोपें लगवा रहे हैं। तो इससे मना करने के बावजूद भी अंग्रेज नहीं मानते हैं, तो इससे सिराजुद्दौला क्रोधित हो जाता है और जून 1756 का महीना था, जून का महीना था 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला अपनी सेना भेजता है और वहां पर अंग्रेजों की 146 सैनिकों की टुकड़ी थी, 146 सैनिकों की टुकड़ी थी। इनको पकड़ के सिराजुद्दौला की सेना ने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और 1-2 दिन तक ये बंद रहते हैं 146 सैनिक।
जिनमें से 123 मर जाते हैं और 23 जीवित बचते हैं। इन जीवित बचने वालों में से एक था हालवेल। हालवेल क्या करता है, इस घटना की जानकारी अपने हेडक्वार्टर, अंग्रेजों ने प्रारंभ में 1639 ईस्वी में अपना हेडक्वार्टर बनाया था मद्रास को, तो हालवेल इस घटना की जानकारी रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन को देता है। वो मद्रास हेडक्वार्टर में थे कि सिराजुद्दौला की सेना ने उनकी 146 सैन्य टुकड़ी के सैनिकों को एक बंद कमरे में, एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिनमें से 123 अंग्रेज मारे गए, 23 जीवित बचे। जीवित बचने वालों में से एक हालवेल था। ये मद्रास में जाकर पूरा हाल बता देता है। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन वहां से सेना लेके आते हैं और होता है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, रॉबर्ट क्लाइव ये बहुत सूझबूझ से काम लेता है। इसने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि आप हमारा साथ दें, सिराजुद्दौला को हम खत्म कर देंगे, इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाएंगे। मीर जाफर इस समय सिराजुद्दौला का सेनापति था। ये बहुत खुश हो जाता है मीर जाफर, और ये क्या करता है कि एक प्लान के तहत रॉबर्ट क्लाइव प्लान बनाता है कि हम युद्ध करेंगे बंगाल के नवाब से, और इस युद्ध में सेनापति मीर जाफर धोखाधड़ी करे, और मीर जाफर ऐसा ही करता है। मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित होते हैं और मारे भी जाते हैं। और इसके बाद अंग्रेजों की विजय होती है इस युद्ध में, और इसके बाद अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजों की अनावश्यक मांगों की जब पूर्ति मीर जाफर भी नहीं कर पाता है, तो अंग्रेज मीर जाफर को भी 1760 ईस्वी में नवाब के पद से हटा देते हैं और इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। प्लासी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि, तो इसमें ये याद रखना है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बंगाल के नवाब को पराजित करती है, और यहीं से अंग्रेजों के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हो जाती है। अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहला अपना राजनीतिक नियंत्रण कहां स्थापित किया, बंगाल में। किस युद्ध के माध्यम से, प्लासी के युद्ध के माध्यम से। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। अंग्रेजों की ओर से इसका नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव को। इसलिए भारत में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को। तो ये चीज ध्यान रखनी होगी, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। फिर इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज पुनः बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित करते हैं और पूर्ण रूप से बंगाल में नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद, और ये संधि करने के लिए पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और अहमद शाह अब्दाली ने, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो इसमें प्लासी का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ। तो प्लासी का युद्ध, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, 1757 में हुआ। इस युद्ध का कारण कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ब्लैक होल की घटना थी, लेकिन ये तो तात्कालिक कारण था, सांकेतिक कारण था। अंग्रेज यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करना ही चाहते थे, वो हमारी आपसी फूट का फायदा उठाना ही चाहते थे, वो भारत में अपना राज्य स्थापित करना ही चाहते थे। अंततः उन्होंने अलीनगर की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया नवाब पर और युद्ध का ऐलान कर दिया, और नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, उसे अपने पक्ष में कर लिया, और जिसके कारण नवाब पराजित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु होती है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में होता है। एक तरफ नवाब होते हैं, नवाब जिनका नाम था सिराजुद्दौला, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है और इसका नेतृत्व करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव करते हैं, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है।
बंगाल के नवाब की पराजय होती है और बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध में एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से सेना का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने, यह भी पूछा गया है, हेक्टर मुनरो। और एक तरफ त्रिगुट होता है, त्रिगुट में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अर्थात एक तरफ त्रिगुट होता है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। इस त्रिगुट में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीन लोग मिलके अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन इनकी पराजय हो जाती है, अंग्रेज ये युद्ध जीत जाते हैं। इसी युद्ध को अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध माना जाता है। और फिर इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। बेदरा या बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ है। एक तरफ डच, दूसरी तरफ अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें अंग्रेजों ने इनकी विजय होती है, डचों को पराजित किया। तो 1759 में बेदारा के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को पराजित किया। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और इसमें एक ओर फ्रेंच होते हैं और दूसरी ओर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका भी इसमें क्या होता है, फ्रेंच में 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है। ये युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य होता है। भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने को लेकर यह युद्ध होता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है और फ्रेंच पराजित होते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ तो भारत के शासकों को पराजित कर रही है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो अन्य यूरोपीय कंपनियां आ गई उनको भी पराजित कर रही है। तो टू फ्रंट वार लड़ रही है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ तो भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है भारत के शासकों को पराजित करके, और दूसरी ओर जो दूसरी व्यापारिक कंपनियां आ चुकी हैं यूरोप महाद्वीप से, अन्य व्यापारिक कंपनियां आ चुकी हैं, उन पर भी अपना प्रभुत्व कायम करना है। तो टू फ्रंट वार लड़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लगभग सभी शासकों को पराजित कर देती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग सभी यूरोपीय कंपनियों को भी पराजित कर देती है और पूर्ण रूप से अपना निरंकुश रूप से शासन करने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ध्यान में रखना होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया किस युद्ध में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुआ, तो सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध कब हुआ, 1764 में। इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, सेना का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो ने। दूसरी ओर एक त्रिगुट है, इस त्रिगुट में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, एक तरफ ये त्रिगुट होता है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी यह युद्ध जीत जाती है और यह त्रिगुट युद्ध पराजित होता है। प्लासी का युद्ध जैसे कि हम बता चुके 1757 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य। आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, और ये हम मैसूर राज्य वाला जो टॉपिक होगा, लेक्चर सीरीज होगी, उसमें डिस्कस करेंगे। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और मैसूर के मध्य। जो अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये 1799 में हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को पराजित किया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हो जाता है।
तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी। और अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। 1857 का विद्रोह हुआ, इसको हम एक अलग टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। तो अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व किस युद्ध के माध्यम से स्थापित किया। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना प्रभुत्व भारत में अगर स्थापित किया तो प्लासी के युद्ध के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंग्रेजों के लिए कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध के माध्यम से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हो जाता है। भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हो जाता है इस युद्ध के माध्यम से। 1764 में बक्सर के युद्ध के माध्यम से। 1757 में प्लासी का युद्ध, भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1764 में बक्सर का युद्ध, और इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का भारत में, यह युद्ध अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध होता है और पूर्ण रूप से बंगाल में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। निर्णायक इसलिए साबित होता है कि इस युद्ध में न केवल बंगाल के नवाब पराजित हुए थे, बल्कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी पराजित हुए थे। इसके साथ साथ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हुए थे। तो इस युद्ध को निर्णायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से बंगाल में तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया और अवध भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया और मुगल बादशाह भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, अर्थात मुगल साम्राज्य भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो इसलिए बहुत निर्णायक सिद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दो हुई, एक प्रथम और दूसरा, ये हम पंजाब राज्य में इसकी चर्चा करेंगे। और आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 1816 के मध्य चला और ये सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ। अब यहाँ से ये देखना है कि अंग्रेजों ने भारत में नियंत्रण स्थापित किया, इसके बाद वो भारत से बाहर इधर उधर अपना चौतरफा विकास करेंगे, चौतरफा अपने भूभाग का विस्तार करेंगे, जिस दौरान वो भारत में अपना विस्तार कर रहे थे। इसी प्रक्रिया में नेपाल भी अंग्रेजों के हाथ चढ़ जाएगा और अंग्रेजों ने नेपाल को भी पराजित किया और सुगौली की संधि की। तो ये भी याद रखना होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है निर्णायक युद्ध कौन साबित हुआ, बक्सर का युद्ध। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बक्सर के युद्ध के समय औरंगजेब ये मुगल बादशाह था। इसका कार्यकाल 1658 से 1707। शाह आलम द्वितीय, इसका कार्यकाल 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, ये कार्यकाल है इसका मुगल बादशाह के रूप में। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह था। इसका कार्यकाल 1837 से 57, ये याद रखना है। तो बक्सर के युद्ध के दौरान, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ और इस दौरान कौन सा मुगल बादशाह है, तो ये शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। तो बिहार, ये जो बक्सर का युद्ध हुआ बक्सर बिहार में है। बंगाल, ये प्लासी बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर। तो ये याद रखना होगा। तो प्लासी का युद्ध का मैदान बंगाल में है, बक्सर बिहार में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई। तो 1756 में ब्लैक होल की घटना घटित हुई। ब्लैक होल की घटना, जैसा कि हमने पीछे बताया कि जो अंग्रेज थे वो 1756 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो था अंग्रेजों ने बनवाया था, उसमें तोपें लगवा रहे थे, जिसके कारण वहां पर अंग्रेजों की एक सैन्य टुकड़ी भी तैनात थी जिसमें 146 सैनिक थे। तो सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी ये लोग कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपनी तोपें लगवा रहे थे, जिससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी सेना भेजी और ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी के 146 सैनिकों को एक छोटे से कमरे में बंद करवा दिया, जिसमें से 123 मर गए, 23 जीवित बचे, जिनमें से जीवित बचने वालों में से एक हालवेल भी था, जो सारा हाल बता देता है ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों को। और यही कारण बनता है, तात्कालिक कारण बनता है 1757 के प्लासी के युद्ध का। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई।
और 1757 में इलाहाबाद की संधि के तहत बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। यह भी पूछा जाता है, द्वैध शासन, जिसे के एम पडिक्कर ने डाकुओं का राज कहा। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। तो इसमें आपसे पूछा गया ब्लैक होल की घटना 1756 ईस्वी में हुई। तो आज हमने अपनी इस मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और संक्षिप्त में हमने कॉन्सेप्ट बताने की भी कोशिश की है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।